तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी का सैंपल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी का सैंपल पेपर का फुल सॉल्यूशन। और दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्ट होने है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि दोस्तों इस सैंपल पेपर में से 100% प्रश्नों के आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को फुल सोल्यूशन देने वाले हैं पूरे के पूरे सैंपल पेपर का। तो आप लोग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आप लोगों को और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं फुल सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग इस सैंपल पेपर का जो ब्लूप्रिंट देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि मतलब किन किन चीज़ों से कितने कितने नंबर आने वाले हैं। तो हमारा जो टोटल जो पेपर आने वाला है वो आने वाला है 75 अंक का। तो जो हमें 17 अंक मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं कि काव्य खंड से हमें मिलने वाले हैं 17 अंक, और काव्य बोध से हमें मिलने वाले हैं 10 अंक, और जो क्षितिज भाग 2 है गद्य खंड, तो इससे जो भी प्रश्न आएंगे उससे हमें मिलेंगे 17 अंक। और उसके बाद आता है भाषा बोध, तो इससे भी हम लोगों को मिलेंगे 8 अंक। और इसके बाद आता है कृति का भाग 2, तो इससे हमें 8 अंक मिल जाएंगे। और अपठित काव्यांश और गद्यांश से हमें मिलेंगे 4 अंक, और पत्र लेखन से भी हम लोगों को मिलेंगे 4 अंक। और जो है अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन विज्ञापन आदि से हमें मिलेंगे 7 अंक। तो चलिए हम लोग सारी की सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो आप लोग तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब ये हम लोग लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए सेट ए। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेट ए को कंप्लीट करते हैं और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों सेट ए का जो हमारा पहला विकल्प है कि तुलसीदास की रचना है, तो वो है विनय पत्रिका। और दूसरा है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, तो दोस्तों वो होता है धोखा। और तीसरा है कि 10वें रस का नाम है वो है वात्सल्य। और चौथा है कि भोलानाथ का असल नाम क्या था, तो दोस्तों वो था केशव, मतलब तारकेश्वर नाथ। पांचवा जो विकल्प है वो है बालक तारकेश्वर को उसके पिता टीका लगाते थे, तो क्या लगाते थे, भभूत का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे है छठवां विकल्प है कि शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, तो वो थी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। और इसके बाद आते हैं हमारे 6 अंक के जो है खालिस्तान पूछे जाएंगे। तो खालिस्तान पहला है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के से लिया गया है, तो किससे, बालकांड से लिया गया है। दूसरा जो खालिस्तान है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं, कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है कि 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं, सममात्रक छंद कहते हैं। चौथा है कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, तो हिमालय की जो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। पांचवा हमारा खालिस्तान है लेखक मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो हुआ था भानपुरा गांव में। छठवां और आखिरी खालिस्तान है कि लेखक ने सभ्यता को संस्कृति का परिणाम बताया है। तो चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेट ए के सत्य और असत्य के बारे में। तो कविता में कवि ने गायक का साथ देने वाले व्यक्तियों को कमजोर कहा है, तो ये असत्य है। और दूसरा है हमारा दोहा एक सममात्रक छंद है, तो ये भी असत्य है। और तीसरा है कि हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो दोस्तों ये जो है सत्य है। और चौथा है कि शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापका थी, तो ये जो है असत्य है। और पांचवा है कि मुहावरों और लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो ये सत्य है। और छठवां है कि न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो ये क्या है, सत्य है। तो चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं सही जोड़ी के बारे में। तो सही जोड़ी में पहला है आत्मकथ्य, तो इसका हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद। दूसरा है चौपाई, तो इसका हमारा हो जाएगा मात्रिक छंद। और तीसरा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका हो जाएगा अजिज्ञ। और मतलब चौथा है बाल गोविंद भगत, तो इसका हो जाएगा हमारा कबीर पंथ। और पांचवा है जिसमें शक्ति ना हो आसक्त। और छठवां है अंधे की लाठी, तो उसका हो जाएगा एकमात्र सहारा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों यार आगे दिया गया है कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने जो बादलों की तुलना की है बाल कल्पना यानी काले घुंघराले बालों से। दूसरा है कि रस के कितने अंग होते हैं, 4। तीसरा है कि जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो दोस्तों अणु बम गिराया गया था।
और मतलब परमाणु बम गिराया गया था। यहाँ पर सॉरी अणु बम लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है जापान के हिरोशिमा में कौन सा परमाणु बम लिखा गया था, गिराया गया था। तो दोस्तों आप लोग मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप लोगों को खुद से देखनी पड़ती हैं। मतलब कुछ चीज़ें जो है छापने वाला भी तो एक इंसान है, तो उससे जो है गलती हो जाती हैं, तो आप लोग को इस चीज़ों को ध्यान देना है। चौथा हमारा प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, शहनाई का। और पांचवा है समास के कितने भेद होते हैं, 6। और छठवां है कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो वस्तु एक और चाहने वाले अनेक हो तो उसे हम लोग कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो अभी हमारे जो है सेट ए के यहाँ से प्रश्न उत्तर ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न तो पढ़ करके नहीं बता सकता, लेकिन जो है मैं केवल प्रश्न पढ़ते जाऊंगा, उत्तर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले करके सीख लेना। बाकी दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछा गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे, और साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से भी छुटकारा दिलाए। और दूसरा हमारा 8वां प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि अगर मैं सारे कुछ बताने बैठ गया तो हमारी वीडियो जो है काफ़ी लंबी खिंच जाएगी। 7वां जो प्रश्न है दूसरा 2 नंबर का कि दोस्तों रीति काल की 2 प्रवृत्तियां यानी दोस्तों 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 8वां प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे हमारा जो है 8वां प्रश्न आ गया है 2 नंबर के लिए कि तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो आप लोग जो है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारे जो मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद आता है हमारा 9वां प्रश्न 2 नंबर के लिए। तो हमारा 9वां प्रश्न क्या कहता है कि रीति काल के कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। तो चलिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी से। और इसका जो 8वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रमाणिक काल विभाजन किस लेखक ने किया। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हिंदी साहित्य का प्रमाणिक काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और 10वां जो हमारा प्रश्न है कि महाकाव्य किसे कहते हैं। तो सीधा इसका तो सीधा सा आंसर है कि जिस काव्य में ऐसा काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है उसे हम लोग महाकाव्य कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आगे 8वां प्रश्न दिया गया है कि महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 11वां प्रश्न है 2 नंबर के लिए कि प्रकृति के क्रियाकलापों को मानवीय रूप में कौन से अलंकार में प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका 8वां प्रश्न है कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, क्योंकि दोस्तों समय जो है काफ़ी कम है और मतलब तैयारी जो है काफ़ी ज़्यादा करनी है। तो आप लोग तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए और याद कर लीजिए, क्योंकि सैम्पल पेपर में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आपको ज़रूरत है तो केवल मेहनत करने की। तो दोस्तों 12वां प्रश्न है 2 नंबर के लिए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा थी, स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न आता है हमारा 2 नंबर के लिए कि आना एक 19 सूत्र की सहायता से गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है नाटक एवं एकांकी में अंतर, और कहानी और उपन्यास में भी अंतर आ सकता है, तो आप लोग वो भी जरूर सीख लेना। मतलब खंड काव्य, महाकाव्य और आत्मकथा, जीवनी, ये सारे अंतर जो है ऐसे हैं कि हर बार जो है पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा 14वां प्रश्न आता है कि स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। तो इन सब का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बारी बारी करके। और हमारा 15वां प्रश्न आता है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं, हिंदी में इसके लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो इसका जो है 8वां प्रश्न है कि आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर लिखते हुए एक एक रचना एवं रचनाकारों के नाम लिखिए। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिए, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों 16वां है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसके बाद जो है 8वां प्रश्न है कि निम्न वाक्य मतलब वाक्यों को उनके समक्ष लिखे निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। तो इसका भी आप लोग जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। और 7वां प्रश्न है 2 नंबर के लिए कि भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है यानी अलग है। तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद 8वां प्रश्न है कि लेखक अजय ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न लग रहा है, तो आप लोग इसे जरूर सीख सकते हैं। और हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा 18वां 3 नंबर के लिए प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को कहना कुछ नहीं है कि निम्नलिखित पद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कहना है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। तो आप लोग जो है वीडियो जो है रोक करके और जो है इन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो है एक और अथवा में आ गया है जिसके हम लोग को संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या कहनी है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आप लोग तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और आप लोग जो है इन सभी का जो है स्क्रीनशॉट एक एक करके लेते जाइए। तो हमारा 19वां प्रश्न और भी आ गया है जिसमें भी आप लोगों को जो है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या वगैरह लिखनी है। तो ये भी आप लोगों को जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। और अभी हम लोग जो 8वां प्रश्न की तरफ भी आ चुके हैं। तो इसमें भी यही सब चीज़ें हैं, बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा जो है 20वां प्रश्न आ गया है कि मीठी बोली का महत्व पर विशेष अनुच्छेद लिखिए। तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये है मीठी बोली के विषय पर अनुच्छेद, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार में ही सीख सकते हैं। तो हमारा इसमें 8वां प्रश्न है कि बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और सब्जी विक्रेता के मध्य संवाद लेखन कीजिए। तो ये है कुछ संवाद लेखन। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छे से सीख सकते हैं। आप लोग देखिए एक बार। तो चलिए ये है 21वां प्रश्न जो कि पूछा जाएगा आप लोग से 4 नंबर के लिए। तो इसमें है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। समाज एक संपूर्ण इकाई है जिसमें मनुष्य की शक्तियों के विकास की सभी संभावनाएं निहित हैं और व्यक्ति की शक्तियां जीवन की विभिन्न दशाओं को उद्घाटित करने वाली भली हो, परंतु किंतु समष्टि के साथ वह संवेदना में एक हृदय बनकर संपादित हो। पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी दोस्तों आप लोग जो है देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है प्रश्न पूछे गए हैं और ये है उसके आंसर। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक ये मतलब ये जो है दूसरा अपठित गद्यांश है। तो ये भी आप लोग देख लीजिए और इसके जो है ये प्रश्न रहे और ये जो है इसके उत्तर रहे। तो 22वां प्रश्न आ गया है 4 नंबर के लिए कि नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित साफ सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं और आप लोग देखते जाइए एक बार। तो ये हम लोग एक बार पढ़ करके आप लोगों को सुना देते हैं कि सेवा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपका जो भी जो है क्षेत्र है, जो भी जिला है, जो भी राज्य है, वो आप लोग डाल देना। उसके बाद आता है मोहल्ले में नियमित सफाई के संबंध में आवेदन। महोदय निवेदन है कि चौबे कॉलोनी में नालियों की सफाई नहीं होती, सड़कें मतलब सड़कें झाड़ी नहीं जाती, जगह जगह कचरे के ढेर लगा रहता है, नालियों का पानी बहकर सड़कों पर फैल जाता है, दुर्गंध एवं मच्छरों के फैलाव से मोहल्ला वासियों का जीना हराम हो गया है। ऐसी स्थिति में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित में तत्काल नियमित सफाई की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों आप लोग और भी देखते जाइए, अथवा प्रश्न और भी हैं। तो आप लोग देखिए एक बार ये सब चीज़ें जो है एक और 4 मतलब 23वां प्रश्न आ गया है 4 नंबर के लिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। यानी मेरी दिनचर्या पर और साहित्य और समाज पर, विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व और जीवन में खेलों का महत्व। तो दोस्तों इन सब में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है विज्ञान वाला और जीवन में खेलों का महत्व। तो दोस्तों आप लोग ये दो जो है जरूर कंप्लीट कर लेना। तो पहला जो है मेरी दिनचर्या का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये रही मेरी दिनचर्या और उसके बाद है साहित्य और समाज। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ये हमारा तीसरा निबंध आ गया जो कि है विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आप लोग देखिए एक बार।
तो अभी जो है आ गया है जीवन में खेलों का महत्व। तो दोस्तों आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए बाकी आप लोग। तो चलिए अभी हम लोग आ चुके हैं सेट बी की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं सेट बी की तरफ। और आप लोग जो है सेट बी का हमारा पहला विकल्प है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में मतलब काम किया, किसका? घी का। तो दोस्तों यार सेट बी का जो दूसरा विकल्प है वो है अजय ने हिरोशिमा पर कविता लिखी। तो वो थी दोस्तों भारत लौटकर। और तीसरा जो विकल्प है वो है जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद आया था। तो वो था दोस्तों सुनीता। और चौथा जो विकल्प है वो है रसयुक्त काव्य ही काव्य है, मतलब रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, यह परिभाषा इनकी है तो आचार्य विश्वनाथ की। पांचवा विकल्प है संचारी भावों की संख्या होती है 33। और छठवां विकल्प है कि एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं प्रतीक हैं। तो वो है शांति और अहिंसा की। और जो यहाँ पर हमने को 6 अंक मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं खाली स्थान के। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो कवि प्रसाद के अनुसार उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो यहाँ पर आप लोगों को चांदनी बहना है। और मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। और तीसरा है कि मेरे नगपति मेरे विशाल कहकर मधु जी ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। और चौथा है कि प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं और संधि के 6 भेद होते हैं और समास 6 प्रकार के होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब सत्यासत्य की ओर। तो दोस्तों सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये जो है सत्य है। और दूसरा है कि उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है, तो वो ये भी सत्य है। और तीसरा है कि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य सुसर वाद्य कहलाते हैं, तो ये भी सत्य है। और चौथा है कि नवाब साहब खीरे खाकर सो गए, तो ये जो है असत्य है। और पांचवा है कि प्रेयर भील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, तो ये जो है असत्य है। और छठवां है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, तो ये जो है सत्य है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में पहली सही जोड़ी है कि उत्साह का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निराला। और दूसरा है लखनवी अंदाज, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा यशपाल। और तीसरा है भभूत रमाने से, तो इसका हो जाएगा बम्भोला। और चौथा है मानव क्रियाओं का आरोप, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीकरण। और पांचवा है पानी बहने वाली, तो इसका हो जाएगा पनिहारन। और नाचना जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका हो जाएगा लोकती। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो संगतकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि मुख्य गायक के साथ गाने वाला या वाद्य यंत्र बजाने वाला सहयोगी या कलाकार संगतकार कहलाता है। दूसरा है कि शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो दोस्तों ये जो है आनंद कानन। तीसरा है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया? तो इसका उत्तर है जापान यात्रा के दौरान, जब लेखक ने पत्थर में मानव की उजली छाया देखी। चौथा है खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, मैं कौन सा रस है? तो इसमें है वीर रस। और पांचवा है अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य। और छठवा है कि विरोध करने के लिए सही मुहावरा लिखिए, तो इसका है सिर उठाना। और छठवां जो 2 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो है कि कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? तो फागुन में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ गया है कि उसकी आभा समा नहीं पा रही। फागुन के सौंदर्य की मादकता चहुं ओर छाई हुई है। उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर कवि कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखने को जी चाहता है। तुम्हारी सुंदरता से मेरी आंखें हट नहीं पा रही हैं। अथवा में प्रश्न है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो दोस्तों संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। और वे सहायक कलाकार स्वयं को महत्व न देकर मुख्य कलाकार और मुख्य व्यक्ति के महत्व को बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा देते हैं, परंतु स्वयं चर्चा में नहीं आते। 7वां प्रश्न है 2 अंक के लिए कि दोस्तों 4 प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी रचना है चांद का मुँह टेढ़ा है।
और दूसरे कवि हैं अजेग्य, तो इनकी जो रचना है वो है हरी घास पर क्षण भर। और तीसरे है नरेश मेहता, इनकी रचना है संशय की एक रात। और धर्मवीर भारती की है अंधा युग। अथवा प्रश्न की छायावाद किसे कहते हैं, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। तो द्विवेदी युग के बाद हिंदी साहित्य में जिस कविता धारा का विकास हुआ है उसे छायावाद कहते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वो है कि इसमें सूक्ष्म भावनाओं एवं काल्पनिक विचारों को ही विशेष अभिव्यक्ति मिली है। और दूसरा है कि सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार इस काव्य के प्रमुख विषय रहे। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों ये है जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की प्रमुख 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो अगर जो है हम सारे के सारे प्रश्न पढ़ने के लिए बैठे तो जो है वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग जो है क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट लेते जाइए और मैं जो छोटे छोटे प्रश्न है वो जो है आप लोगों को पढ़ पढ़ करके बताते जाऊँगा। तो एक स्क्रीनशॉट आप लोग इतना ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट आप लोग जो है इतना ले लीजिए। और नौवां जो हमारा प्रश्न है कि क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए और दूसरा जो स्क्रीनशॉट है इतना ले लीजिए। इसके बाद आता है कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारा समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब हम लोग देख लेते हैं कि खंड काव्य के 2 लक्षण यानी विशेषताएं लिखिए। तो पहला जो विशेषता है वो है खंड काव्य में मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। और दूसरा है कि इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। अब हम लोग देख लेते हैं महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर। तो दोस्तों महाकाव्य के नायक महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है और खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है। दूसरा है कि महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है जबकि खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये है हमारा 2 नंबर के लिए 11वां प्रश्न कि स्थायी भाव एवं संचारी भाव को परिभाषित कर लिखिए। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा 8वां प्रश्न है कि श्रृंगार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका भी आप लोग एक ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आगे जो है हमारा 12वां प्रश्न आता है जो कि 2 नंबर से हम लोगों के लिए पूछा जाएगा कि मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और 8वां प्रश्न है कि कुलसुम की देसी घी की संगीतमय कचौड़ी का वर्णन लिखिए। और इसके बाद आता है हिंदी गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाओं के नाम बताइए। तो हिंदी जो प्रमुख विधाएं हैं वो है निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, आलोचना। और जो गौण विधाएं हैं वो है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार। इसके बाद आता है कहानी एवं उपन्यास के कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये भी काफ़ी सरल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो बाकी तो आप लोग देखते जाइए। और 15वां प्रश्न है कि उपन्यास किसे कहते हैं, किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो आप लोग देखते जाइए, जल्दी से लिखते जाइए। इसके बाद आगे का प्रश्न है कि एकांकी विधा की विशेषताएं लिखिए। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर जो है मुहावरे वगैरह दिए गए हैं, तो इसका भी आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे आता है प्रश्न की संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद लिखिए। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 2 अक्षरों के आपस में मिलने से उसके आकार और ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईश रमेश। और संधि के भेद हैं, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों 7वां प्रश्न आता है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट बारी बारी से लेते जाइए। मैं जो है थोड़ा थोड़ा रोकते जा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और जो है अगर हर एक चीज़ में जो है पढ़ने बैठा ना तो भाई साहब कम से कम 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। और मैं आप लोगों को जो है बोर बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता। तो चलिए आप लोग तो जो है अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप लोगों को जितना भी अच्छा लगे। तो मैं जो है कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का जो कोर्स जो है निपटाने की कोशिश करूँ, ताकि जो है आप लोग अपनी जो है आगे की पढ़ाई जो है जारी रख पाएँ। तो चलिए आप लोग जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और आपका जो है 20वां जो है प्रश्न आता है वो है
विज्ञापन लेखन से क्या आशय है, तो इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को जो है कुछ पोस्टर लिखना है जो कि विद्युत कटौती की सूचना के बारे में है। और 21वां प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो है आपतित गद्यांश में से आप लोगों को उत्तर वगैरह लिखने हैं। और उसके बाद हमारा सीधा ही 22वां प्रश्न आ जाता है। तो इसमें आप लोगों को लिखना है अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को शाला स्थानांतरण यानी विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये भी आप लोग अच्छे से जो है टीसी की एप्लीकेशन याद कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी माताजी को पत्र लिखना है। तो मतलब जो है आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बाकी तो आप लोग देख लीजिए, ये सब है। तो और भी आगे बढ़ चलते हैं, तो इतना भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग देखिए एक बार। तो दोस्तों ये था, तो दोस्तों ये सब था सेट बी। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बढ़ते हैं सेट सी की तरफ। तो चलिए आप लोगों को आप सेट सी के जो है विकल्प आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों सेट सी का जो पहला विकल्प है कि कभी नागार्जुन ने हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है, तो वो कहा है फसल को। दूसरा है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की ब्रह अग्नि में काम किया घी का। और जो है तीसरा है कि बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए, वो हैं बिच्छू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और चौथा जो है विकल्प वो देख लेते हैं। तो जो चौथा विकल्प है वो है मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे बाल गोविंद भगत। और पांचवा है कि रीति काल के कवि थे वो थे भूषण। और छठवां है कि साना साना हाथ जोड़ी रचना है, तो वो है मधु कांकरिया की। और दूसरा जो है हमारा छठ में छंग के हम लोग को खाली स्थान भी पूछे जाने हैं, तो ये भी हम लोगों को देख लेते हैं कि गोपियों ने मधुर संबोधन कृष्ण के लिए किया। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। और तीसरा है कि भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। चौथा है कि जो है नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन श्रृंगार रस में होता है। और पांचवा है कि विस्तृत कलेबर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं, कम से कम शब्दों व पदों का मेल में मतलब पदों का मेल समास में होता है। अभी हम लोग आ चुके हैं सत्य की ओर। तो दोस्तों मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, तो ये जो है सत्य है। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये भी सत्य है। और तीसरा है कि आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, तो ये भी सत्य है। और चौथा है कि कटाऊ भारत यानी हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, तो दोस्तों ये भी जो है असत्य मतलब ये भी सत्य है। और पांचवा है कि मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार जो है असत्य है। और छठवां है कि जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ भीभत्स रथ होता है, तो ये भी असत्य है। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ चुके हैं सही जोड़ी की तरफ। तो आप लोग अब जो है सही जोड़ी देख लीजिए। तो पहली सही जोड़ी है कि आभा फागुन की तन। तो दोस्तों ये जो है इसका हो जाएगा सट नहीं रही है। और दूसरा है कि संस्कृति, तो इसका हो जाएगा भदंत आनंद कौशल्यानंद। और तीसरा है कि इसका है शिव पूजन सहाय, तो इसका हो जाएगा देहाती दुनिया। और चौथा है कि बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तो इसका हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। दांत खट्टे कहना यानी कि इसका हो जाएगा परास्त कहना। और जो है छठवां है अधिक बोलने वाला, तो जो है इसका हो जाएगा बाचाल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी जो है हम लोग को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? श्री राम ने। जो शब्द सबसे कम आ सकते हैं मतलब शब्द कम समझ आते हैं और जिनका प्रयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? सभ्यता और संस्कृति। तीसरा है भोलानाथ के पिताजी अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में क्या सानकर उन्हें खिलाते थे? तो दोस्तों गोरस और भात। चौथा है जिन कायरों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो है उद्दीपन विभाव। पांचवा है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों 4 उपमेय उपमान वाचक साधारण धर्म। और छठवां है कि शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अभिधा शब्द शक्ति। तो चलिए दोस्तों फाइनली अभी हम लोग देख लेते हैं सेट सी के जो है 2 नंबर के प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है
कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं। तो जो वीर योद्धा की पहली विशेषता है कि वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं, वे क्षोभ से रहित होते हैं और वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं कहते। और दूसरा है कि वीर मतलब सूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य करके दिखाते हैं। वे युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर अपने प्रताप की ढींग नहीं मारा करते। अथवा में प्रश्न है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गर्जन और उमड़न घुमड़न से मेल खाता है। बादल में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती के ताप को हरते हैं, अर्थात वर्षा करके पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा उत्साह तथा नई चेतना का संचार करते हैं। सातवां है प्रगतिवादी काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका जो अथवा में है कि नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि सूरदास अथवा मंगलेश डबराल की प्रमुख दो रचनाएं लिखते हुए कि उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट इतना हो जाएगा और एक जो स्क्रीनशॉट इतना हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं कि रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। और तो दोस्तों रीति काल में श्रृंगार संबंधी रचनाओं की अधिकता रही, इस कारण इसे श्रृंगार काल कहा जाता है। अथवा प्रश्न है कि छायावादी चतुष्टक कवियों के नाम लिखिए। तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो हम लोग बता ही देते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, सुमित्रा नंदन पंत की है पल्लव, महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा और चौधरी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनकी रचना है परिमल। दोस्तों इसके बाद है काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के भेद लिखिए। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद आता है कि मुक्तक काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद आता है प्रश्न की अनियुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद 12वां प्रश्न आता है 2 अंक के लिए कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी को अपने शब्दों में लिखिए। तो नवाब साहब ने बड़े आराम के साथ अपने खीरों में एक खीरे को उठाया और जेब से चाकू निकाला, चाकू से खीरे का सर काटा और एक सिरे को चाकू से गोदा और उसकी झाग निकाली। फिर बड़ी कलाकारी और कोमलता से खीरे को छीला और तत्पश्चात उसे काटकर उसकी फाँकें बनाई और उन्हें एक एक करके बड़े क्रम से सजाकर तौलिए पर रखा और अब उस पर जीरा, नमक और लाल मिर्च का चूर्ण बुरका। इसके बाद अथवा में प्रश्न है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जितने भी प्रश्न है तो आप लोग तो जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप लोग देखिए एक बार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे जो है और भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि निबंध के प्रमुख 4 प्रकारों को लिखिए, जैसे कि बयानात्मक और विवरणात्मक और भावनात्मक और साहित्यिक आलोचनात्मक। इसके बाद आता है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेदों को लिखिए। तो ये जो है शब्द शक्ति रहे और इसके भेद भी रहे। और इसके बाद आता है क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका भी आप लोग जो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। और इसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर आता है पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या वगैरह कहना है। तो इसके भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग देखिए एक बार। तो चलिए यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न आता है 3 नंबर के लिए कि डेंगू से बचने के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 20 से 25 शब्दों में तैयार कीजिए। तो डेंगू दस्तक दे रहा है, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, मच्छरों को न पलने न दें, बुखार आते ही अस्पताल से जांच करवाएं। इसके बाद आता है कि 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लेखन कीजिए। तो विनय, मित्र परीक्षा निकट है, पढ़ाई कैसी चल रही है। अजय, अरे क्या बताऊं, वैसे तो ठीक है लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम को देखकर चिंतित हो गया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
तो विनय फिर कहता है कि क्यों, ऐसी क्या बात हुई। तो अजय कहता है अरे गणित विषय में कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो विनय कहता है गणित विषय ही कुछ ऐसा है कि समझ में आ जाए तो तत्काल सवाल हो जाता है और नहीं तो परेशान करता है। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, अभी परीक्षा में समय है, अतः गणित के शिक्षक के पास जाकर अपनी समस्या बताओ और तैयारी करो। अजय तुम बताओ तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। तो विनय कहता है मैंने तो एक बार कोर्स पूरा कर लिया है, अब दोहरा रहा हूँ। इसके बाद अजय कहता है कि अच्छा, मुझे भी अपनी पढ़ाई एवं अनुभव का लाभ देते रहना, जिससे कि मैं भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। तो इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये जो है 2 एप्लीकेशन है जो कि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग जो है देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है निबंध भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है 4 निबंध हैं। पहला निबंध है आपकी यादगार यात्रा, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता, चौथा जो निबंध है वो है जल ही जीवन है। तो पहला जो निबंध है आपकी यादगार यात्रा, तो इसकी जो है प्रस्तावना आप लोग दे सकते हैं और आप लोग जो है अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए ये हो गया पहला निबंध। उसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण। तो आप लोग जो है एक बार में इतनी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरी बार में जो है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरी बार में पूरा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आप लोग जो है देख सकते हैं। और तीसरा जो निबंध है वो आ गया है कि इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता। तो इसका भी आप लोग जो है धीरे धीरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे पास पेश है सेट डी और आखिरी जो सेट बचा है, तो इसे हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका कि कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे उद्धव। और दूसरा है कि लखनवी अंदाज पाठ की विद्या है, तो वो है व्यंग। और तीसरा है कि कर्ण रस का स्थायी भाव होता है शोक। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं अलंकार। और वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो वो है रीतिवाचक। और छठवां है कि 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर में आने वाले खाली स्थान को। तो वो है कि कवि ने सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया है। और दूसरा है कि स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। और बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे और अपनी योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा से आविष्कार करने वाला संस्कृत मानव होता है। और क्रिया के भेद 2 प्रकार से किए जाते हैं। और छठवां है कि अजज्ञ की प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अभी हम लोग देख लेते हैं सत्य असत्य। तो अनामिका काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, सत्य है। और दूसरा है कि शब्द की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, सत्य है। तीसरा है नाटक गद्य की विधा नहीं है, असत्य है। और चौथा है कि लोकती से मिलकर लोकती शब्द बना है, तो ये जो है सत्य है। और पांचवा है कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, सत्य है। और छठवां है कि रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं, तो जो है असत्य है। तो चलिए अभी हम लोग जो है देखने वाले हैं सही जोड़ियां। तो चलिए देख लेते हैं। तो सही जोड़ियों में क्या है कि पहला है युगधारा, तो इसका हो जाएगा नागार्जुन और परशुराम के वचनों की तुलना, तो इसका हो जाएगा कठोर ब्रज से की गई है। और तीसरा जो हमारा है कामायनी, तो जो है इसके हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और चौथा है दादा कामरेड, तो इसका हो जाएगा जो है कि यशपाल। और पांचवा है उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। और उपन्यास का अंश है, तो इसका हो जाएगा माता का आंचल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अभी हम लोग देखने वाले हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो वो है बसंत ऋतु यानी फागुन की। और दूसरा है कि बिहारी एवं कबीर का कौन सा छंद सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो वो है दोहा छंद। इसके बाद आता है तीसरा, तो वो है कि एकांकी में कितने अंक होते हैं, वो होता है 1। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
तो हमारा जो चौथा जो है एक वाक्य का जो है आंसर है वो है कि 9 2 11 होना का अर्थ होगा तो वो होगा भाग जाना। पांचवा है कि माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया तो वो है माँ ने भोलानाथ के घावों पर हल्दी पीस कर लगा दी। छठवां है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे। छठवां जो 2 नंबर का प्रश्न है कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं और इनके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है तो मुरझा कर गिर रही पत्तियां मनुष्य को मिलने वाले दुखों और नासर का प्रतीक है। इनके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मानव जीवन में अभाव और कष्टों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसका सहज और सरल जीवन निराशा को प्राप्त हो जाता है। अथवा प्रश्न है कि कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है तो दोस्तों मिट्टी के गुणधर्म का आशय है कि मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व खनिज पदार्थ और पोषक तत्व जिनके मेल से किसी मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टियों से विशेष हो जाता है। कवि का कहना है कि ना जाने कितने ही खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है। इसके बाद आता है कि 2 प्रमुख प्रयोगवादी प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी रचनाओं सहित लिखिए। तो पहले जो कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना है युगवाणी। और दूसरे जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है कुकुरमुत्ता। अथवा में प्रश्न है कि नई कविता के प्रमुख 4 कवियों के नाम उनकी रचनाओं सहित लिखिए। तो पहले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी जो रचना है वो है गीत फरोश। दूसरे कवि हैं जगदीश गुप्त, इनकी रचना है नाव के पाँव। और तीसरा है दुष्यंत कुमार, इनका रचना है सूर्य का स्वागत। और चौथे कवि हैं श्रीकांत वर्मा, इनकी जो रचना है वो है भटका मेघ। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों ये है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का के काल का विभाजन को लिखिए। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व काल, भक्ति काल, उत्तर काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो जो है आदिकाल यानी वीरगाथा काल है वो है संवत 1050 से 1375 तक। और भक्ति काल है 1375 से 1700 तक। और पूर्व मध्य उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल है 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल है 1900 से अब तक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा प्रश्न है कि शब्द गुण किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। तो जो काव्य तत्व रस जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म होते हैं उन्हें शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। यह रस का अनिवार्य तत्व है। जिस तरह ज्वाला में तपन विद्यमान रहती है उसी तरह रस के 7 गुण हमेशा रहते हैं। दोस्तों काव्य में गुण या शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य, ओज। दोस्तों ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पहला है कि जहाँ काव्य रचना पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो जाए वहाँ पर ओज गुण होता है। जैसे बूंदे लेहर बोलो क्यों हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। इसका जो है एक और उदाहरण हो जाएगा, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो जिस मतलब का जिसमें जो आ सके देश के काम नहीं। इसके बाद आता है लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझा कर लिखिए। तो दोस्तों वह शब्द शक्ति जिसमें शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कहने वाला व्यक्ति किसी प्रयोजन या लक्ष्य का आधार लेकर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है कि उसका शाब्दिक अर्थ एक प्रकार का होता है और छिपा हुआ अर्थ अलग कई प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए गोपाल उल्लू है, यहाँ उल्लू शब्द मूर्खता का द्योतक है। 10वां प्रश्न है 2 नंबर में कि हिंदी के 4 महाकाव्यों के नाम और उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। तो महाकाव्य में है कामायनी जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरणगुप्त, रामचरितमानस तुलसीदास और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अथवा प्रश्न है कि हिंदी के 4 खंड काव्यों के नाम रचयिता सहित लिखिए। पंचवटी मैथिली शरणगुप्त, सुदामा चैत नरोत्तम दास, हल्दीघाटी श्यामनारायण पांडे और पार्वती मंगल तुलसीदास। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न की छंद की परिभाषा लिखते हुए उसके प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। तो वर्णों की संख्या एवं क्रम मात्रा तथा गति यति से संबद्ध विशिष्ट नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद 2 प्रकार यानी भेद 2 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद जैसे दोहा और चौपाई, वैदिक छंद जैसे छवैया और कवित्त। तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं कि चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए।
दोस्तों लक्षण है कि चौपाई मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होता, प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। उदाहरण के लिए सुखी मीन जे, मतलब सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकौ बाधा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। 12वां प्रश्न है कि एक कहानी यह भी पाठ में लेखका पिता ने रसोई को भटिया रखाना कहकर क्यों संबोधित किया है। दोस्तों लेखका के पिता को, मतलब पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है और वे खाना खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती और न ही विशिष्ट बन पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटिया रखाना कहकर संबोधित करते थे। इसके बाद 8वां प्रश्न एक और है जो कि आप लोग अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम उनकी एक एक रचना सहित लिखिए। दोस्तों निबंधकार एवं रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत ईश्वर बड़ा विलक्षण है और बालकृष्ण भट्टे कृत चढ़ती उमर। उसके बाद आता है कि किन्हीं 4 उपन्यासकारों के नाम बताइए तथा प्रत्येक के एक एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो ये रहे उपन्यासकार, ये रहे उपन्यास। तो वृंदावन लाल वर्मा की है और मृगनैनी, और दूसरे हैं रागीय राघव, इनका है मुर्दों का टीला। रागीय राघव इनका है मुर्दों का टीला। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री वैशाली की नगर वधु। चौथा है देवकी नंदन खत्री, इनकी है चंद्रकांता संतति। दोस्तों इसके बाद आता है प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो काव्य के जिस गुण विशेष के फलस्वरूप संवेदनशील के चित्त में मन में अर्थ पूर्णतः फैल जाता है वह प्रसाद गुण कहलाता है। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए तथा कानों को मधुरता का आभास हो उसे ही माधुर्य गुण की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहला है कि यही आता है इस मन में छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। तो चलिए आगे के आप लोग जो है प्रश्नों के जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए और हिंदी के 4 एकांकीकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो एकांकीकार एवं उनकी रचना है कि राम कुमार वर्मा की है दीपदान, जगदीश चंद्र कुमार माथुर की है रीढ़ की हड्डी, विष्णु प्रभाकर की है वापसी और जयशंकर भट्ट की है तारा। और इतने ही थे। बाकी 16वां प्रश्न है कि संधि एवं समास में कोई 2 अंतर लिखिए और लोकोक्ति मुहावरा में अंतर लिखिए। तो इनका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो चलिए चलते हैं। बाकी आगे जो है काफ़ी सारे प्रश्न हैं तो आप लोग जो है सारे तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप लोग तो जो है जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो चलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम जो है बढ़ते रहेंगे। बाकी आप लोग देखिए एक बार। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग जो है जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। और इसके बाद अभी जो है हमें जो है विद्यालय से बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए भी आवेदन आ गया है, तो आप लोग ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक एप्लीकेशन ये आ गई है तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ ये जो है ये रहे निबंध, यानी मेरी प्रिय ऋतु और मोबाइल के लाभ हानि, स्वच्छ भारत अभियान, कृत्रिम मेघा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी की जो है निबंध आप लोगों को लिखने हैं। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद आता है मोबाइल फ़ोन के लाभ हानि, इनका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद आता है स्वच्छ भारत अभियान, तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए और जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि आप लोग को जो है अपने 75 नंबर कंप्लीट करने हैं। तो चलिए दोस्तों अभी जो है यहाँ पर कुछ जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बचे हुए हैं तो वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो इनमें जो है कुछ विकल्प हैं तो वो आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो को एंड कर देते हैं, उसके बाद हम लोगों से बताते हैं।
तो दोस्तों ये था वीडियो। बाकी दोस्तों मैंने मतलब एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ती है वीडियो। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगला वीडियो किस सैम्पल पेपर का, कौन से विषय का चाहिए, कौन सी कक्षा का चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं मतलब कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के आप लोगों को किसी भी विषय का कोई भी सैम्पल पेपर का आप लोगों को वीडियो दे सकता हूँ फुल सोल्यूशन। तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।